एपीजी पाठशाला हिंदी में आपका स्वागत है। मैं अर्चना वर्मा दिल्ली विश्वविद्यालय के मिरांडा हाउस के हिंदी विभाग से अवकाश प्राप्त एसोसिएट प्रोफेसर। प्रश्न पत्र हिंदी साहित्य का इतिहास के अंतर्गत आज हम हिंदी साहित्य की पृष्ठभूमि का अध्ययन करेंगे। इस पाठ के अध्ययन के उपरांत आप हिंदी साहित्य की पृष्ठभूमि में संस्कृत लेखन परंपरा के शास्त्र से लोकोन्मुख होने की प्रक्रिया को जान पाएंगे। मध्य देश की भाषा के विकास व रूपांतरण की प्रक्रिया को समझ पाएंगे। सन 700 से 1000 के बीच अपभ्रंश के विविध साहित्यिक रूपों तथा पद्धतियों के विकास की प्रक्रिया को समझ पाएंगे। हिंदी साहित्य के इतिहास में श्रमण परंपरा तथा ब्राह्म चिंतन परंपरा के महत्व को समझ पाएंगे और हिंदी साहित्य की पृष्ठभूमि में रचित संस्कृत, पाली, प्राकृत और अपभ्रंश साहित्य की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। हिंदी भाषा और साहित्य के निर्माण की शुरुआत के लगभग साथ भारतवर्ष के उत्तर पश्चिम सीमांत से विजय दीप्त इस्लाम का प्रवेश हुआ। लगभग यही वो समय भी है जब हिंदी के साहित्य जगत में भाषा, विचार, दर्शन आदि क्षेत्रों में एक हलचल और परिवर्तन दृष्टिगोचर होते हैं। शास्त्र और पांडित्य से थककर साहित्य लोक की ओर उन्मुख हो रहा है। महत् परंपराएं लोक ग्राह्य होने के उपक्रम में छनकर लोक भाषा में समा रही हैं और इस क्रम में कहीं छूट रही हैं तो कहीं अपना रूप बदल रही हैं। लघु परंपराएं साहित्य रचना के माध्यम से प्रतिष्ठित और स्थापित हो रही हैं। बौद्ध, जैन और ब्राह्म विचार और दर्शन संस्कृत, पाली, प्राकृत और अपभ्रंश भाषाओं से छनकर यहाँ पुरानी हिंदी में अभिव्यक्त हो रहे हैं और देश काल के संदर्भ में विकसित और रूपांतरित। महत् परंपरा का संबंध समाज के सुशिक्षित, मननशील, चिंतनपरायण विशिष्ट जन के साथ होता है, यानी उस वर्ग के साथ जो सांस्कृतिक ज्ञान राशि के विश्लेषण, व्याख्या, चिंतन और सृजन में समर्थ होता है। महत् परंपरा की कोटि में वो विपुल ज्ञान राशि रखी जाती है जो किसी समाज में मार्गदर्शन देने वाले दीपक की भूमिका निभाती है। लघु परंपरा भी महत् परंपरा से ही जुड़ी होती है और उसे लोक विश्वासों, संस्थाओं, लोक कथाओं, कहावतों, पहेलियों, किस्सों, मिथकों आदि रूपों में अभिव्यक्त करके लोक साहित्य की राशि का सृजन करती है। इस दृष्टि से हिंदी साहित्य को आदिकाल से ही एक प्रौढ़ और पुष्ट लोक साहित्य की तरह देखा जा सकता है जो शिष्ट साहित्य की प्रतिष्ठा पाने के रास्ते पर है। जिस कालखंड को हिंदी साहित्य का आदिकाल या आरंभ कहा जाता है वो देश के इतिहास में मध्यकाल के बीचों बीच का समय है। इसके पीछे चिंतन और सृजन की 1000 वर्ष की ऐतिहासिक पीठिका मौजूद है, लेकिन फिर भी हिंदी साहित्य का वो आदिकाल है, क्योंकि जिसे हम आज हिंदी भाषा के नाम से जानते हैं ये उसके आरंभिक स्वरूप की तत्कालीन लोक भाषा की साहित्यिक स्वीकृति और प्रतिष्ठा का आदिकाल है। आज के भारत में राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, हिमाचल प्रदेश और झारखंड हिंदी भाषी राज्य हैं। ये एक विशाल भूभाग है। राजस्थान और पंजाब की पश्चिमी सीमा से लेकर उत्तर प्रदेश के उत्तरी सीमांत, मध्य प्रदेश और बिहार के पूर्वी सीमांत तक फैले हुए तथा प्राचीन काल से मध्य देश के नाम से प्रसिद्ध इस समूचे प्रदेश की साहित्यिक भाषा को हिंदी कहा जाता है। हिंदी साहित्य की भूमिका में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने मध्य देश के सांस्कृतिक स्वभाव की चर्चा करते हुए बताया है कि वो चौमुखी संस्कृतियों और विभिन्न प्रकृतियों से घिरा हुआ भी रक्षणशील और पवित्रताभिमानी होता है। विभिन्न संस्कृतियों की रगड़ से उसमें वैचारिक गतिशीलता
और दूसरे धर्मों, मतों, संप्रदायों, संस्कृतियों के लिए सहनशीलता दिखाई देती है, किंतु आचार व्यवहार में उसकी रक्षणशीलता बनी रहती है। इसी मध्य देश के मध्यकाल में हिंदी साहित्य का आदिकाल सन ईस्वी 1050 से 1375 तक की 225 वर्षों की अवधि में घटित हुआ। इस घटना का विशेष पक्ष इस्लाम का भारत आगमन है। इन दोनों घटनाओं की समकालीनता का परिणाम स्वाभाविक ही था कि हिंदी साहित्य के प्रकट परिवर्तनों को इस्लाम के आगमन का प्रभाव, परिणाम या प्रतिक्रिया मानकर व्याख्यायित किया जाए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने परिस्थितियों पर ध्यान दिया और हिंदी साहित्य के आगामी विकास को इस्लाम के आगमन की संदर्भ सापेक्षता में देखा। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने देखा कि मध्यकालीन हिंदी साहित्य तक का हर अंग भाषांतरों से गुजरता हुआ परंपरा में पहले से मौजूद रहा है। उन्होंने परंपरा को रेखांकित किया, टूटी हुई कड़ियों को जोड़ा, खाली जगहों को शोध सम्मत तथ्यों से भरा, उसमें आते हुए मोड़ में निहित सूत्रों के सुलझाव उलझाव की व्याख्या की, इस्लाम के प्रभाव, परिणाम और प्रतिक्रिया वाले तर्कों का उत्तर दिया। उसे भारतीय चिंता के स्वाभाविक विकास की तरह देखा और घोषित किया कि इस्लाम अगर न भी आया होता तो हिंदी साहित्य का 12 आना वैसा ही होता जैसा वो आज है। हिंदी साहित्य की पृष्ठभूमि के अध्ययन के 2 पक्ष हो सकते हैं। एक तो उसके तात्कालिक पृष्ठभूमि, जिसके अंतर्गत उन समसामयिक प्रभावों और दबावों का विवेचन किया जाता है जिनके भीतर रहते हुए साहित्य की रचना होती है। दूसरे, पीछे से चली आती हुई वे पूर्व परंपराएं जिन्होंने जातीय मानसिकता का निर्माण किया। जातीय मानसिकता साहित्य को रचती है और उसमें अभिव्यक्त भी होती है। वो स्वयं रचना सामग्री भी है और उसकी उत्पादक भी। तात्कालिक परिस्थितियों की प्रतिक्रिया में जातीय मानसिकता की अभिव्यक्ति का सार तत्व मात्र तात्कालिक नहीं रहता। इस संदर्भ में पृष्ठभूमि के अध्ययन का अर्थ इस्लाम के भारत प्रवेश के पहले से चली आती परंपरा के उन घटकों का अध्ययन है जो भारतीय चिंता का स्वाभाविक विकास कहे जा सकते हैं। इनमें पहले से मौजूद ये 2 परंपराएं हैं चिंतन की, एक श्रमण परंपरा और दूसरी ब्राह्म चिंतन परंपरा। प्राचीन बौद्ध तथा जैन धर्म ग्रंथों से श्रमण परंपराओं तथा संप्रदायों का आगमन हुआ। उसके अंतर्गत विरक्ति प्रधान बौद्ध और जैन परंपराएं और उनका करुणा पुष्ट धर्म आता है। वे मूलतः निरीश्वरवादी परंपराएं रही हैं और वैदिक कर्मकांड और बलि परंपरा के विरुद्ध विचारधाराएं हैं। ब्राह्मण परंपरा का आगमन वेद, उपनिषद और स्मृतियों से हुआ है। ब्राह्मण धर्म ब्रह्म को मोक्ष का आधार और वेद वाक्य को ब्रह्म वाक्य मानता है। ब्राह्मण के अनुसार ब्रह्म और ब्रह्मांड को जानकर ही ब्रह्मलीन होने का मार्ग खुलता है। श्रमण परंपरा के प्रबल होने पर ब्राह्मण धर्म दब गया था। 7वीं-8वीं शताब्दी में शंकराचार्य के अद्वैत मत की स्थापना के साथ में ब्राह्मण धर्म का पुनरुज्जीवन हुआ। हिंदी साहित्य का इतिहास इन दोनों जीवन दृष्टियों के उलझने सुलझने समन्वित होते रहने का इतिहास है। ईसा की 7वीं शताब्दी तक बौद्ध धर्म काफ़ी प्रबल रूप से स्थापित था। लोक संपर्क से वो 2 संप्रदायों में बट गया था, हीनयान और महायान। हीनयान सन्यासी और विरक्त भिक्षुओं का संप्रदाय बना रहा और महायान जनसाधारण के साथ गहन रूप से संपृक्त होकर अनेक शाखाओं प्रशाखाओं में फैलता चला गया। अंत की तरफ उसमें सहजयान और वज्रयान का उद्भव हुआ। महायान ने अपनी सापेक्षता में हीनयान विशेषण का यूं प्रचार किया कि वो संज्ञा बन गया और स्वयं हीनयान ने भी उसे अपने नाम की तरह अपना लिया। आचार विचार की सहजता और किसी भी किस्म की कट्टरता के अभाव में महायान शाखा की व्यापक सत्ता भी सहज हुई। मौर्य सम्राट अशोक के प्रयत्नों से बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार ईस्वी पूर्व वर्षों में ही आरंभ हो चुका था। ईस्वी सन के आरंभ में वो सुदूर पूर्व और मध्य एशिया से जुड़ चुका है
और नई बातों के आगमन से उसके पुराने रूप में परिवर्तन होने लगा है। बौद्ध साधना के साथ शैव और शाक्त उपासनाओं के योग से सहजयान और वज्रयान तंत्र साधना के रूप में भी विकसित होने लगे थे। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने संकेत किया है कि तांत्रिकों का आगम शब्द बाहर से आए हुए आचार का अर्थ देता है। परवर्ती शास्त्र निरपेक्ष संत साहित्य पर नाम जप और बौद्ध तत्ववाद के निशान दिखाई देते हैं। अवतारवाद की शास्त्र सापेक्ष भावधारा के भक्तों पर भी महायान का प्रभाव पड़ा। परस्पर विरुद्ध विश्वासों और विचारों का ऐसा समन्वय भारतीय लोक धर्म की अपनी विशिष्टता है। आचार्य द्विवेदी के शब्दों में भारतीय गृहस्थ आज भी परस्पर विरोधी मतों को मानने वाले साधुओं की और भिन्न भिन्न संप्रदायों के भिन्न भिन्न प्रकृति के देवताओं की पूजा करता है। विभिन्न प्रभावों, दबावों और समन्वयों में पड़कर बदलते हुए बौद्ध धर्म का चिन्ह उस समय के अपभ्रंश या पुरानी हिंदी के साहित्य में प्राप्त होता है। उस समय का मतलब वही समय जब शास्त्र का लोक में रूपांतर हो रहा था और शास्त्र के ऊपर लोक की प्रतिष्ठा हुई। मध्य देश के सांस्कृतिक स्वभाव के अनुकूल आचार व्यवहार की रक्षणशीलता के चलते बौद्ध मठों के उठ जाने के बाद भी पूजा साधना की विधियां शेष रहीं, लेकिन उनमें पांडित्य और कृच्छ्र साध्यता व कष्टपूर्ण साधना का कोई लेश नहीं रहा। महायान अपने आचार व्यवहार की सहजता में लोकमत की प्रधानता से शुरू और उसी में घुल मिलकर लुप्त हो गया। ये उसकी स्वाभाविक परिणति थी। जिन दिनों महायान लोक धर्म का रूप लेता हुआ साधारण जनजीवन में अपनी पैठ बना रहा था, उन दिनों ब्राह्मण धर्म लोक साधारण से उत्तरोत्तर अलग होता जा रहा था। 6वीं-7वीं शताब्दी तक हालत ये हो चुकी थी कि संस्कृत के विशाल भंडार में से वेदोपनिषद आदि एकाध ग्रंथ ही आत्मोपलब्ध ज्ञान और प्रत्यक्ष जीवन के बिचौलिए रह गए थे। 7वीं-8वीं शताब्दी में पुनरुज्जीवित ब्राह्मण धर्म शंकराचार्य की स्थापनाओं और व्याख्याओं के द्वारा अपना पिछला रूप बहुत कुछ बदल चुका था। बौद्ध धर्म के शून्य की संकल्पना उसमें शामिल हो चुकी थी। इस समन्वय के परिणाम स्वरूप शंकर को प्रच्छन्न बौद्ध भी कहा गया था। महायान के प्रभाव से धर्म सम्मत लोक व्यवहार में जो बातें शामिल हुईं, उनमें प्रमुख बात सर्वभूत हितवाद, जीवोद्धार में विश्वास और उसके लिए कष्ट भोगने की प्रवृत्ति थी। यह मान्यता भी प्रबल हुई कि मनुष्य अपने सत्कर्म और भक्ति से बोधिसत्व यानी लोक विश्वास में मुक्त हो सकता है। बुद्धगण यानी लोक विश्वास में जिसे हम ईश्वर कहें, काल और देश की सीमा में परिव्याप्त भी है और लोकोत्तर भी। भौतिक जगत नश्वर तथा सार शून्य है। कर्म कांड की बहुलता और तंत्र मंत्र में विश्वास उत्पन्न हुआ। बौद्ध धर्म के मूल उपदेश पाली में थे, लेकिन इस समय तक पाली की बजाय संस्कृत ग्रंथ अधिक विश्वसनीय हो उठे थे। बुद्ध, पुनः याद दिलाऊं, जिन्हें लोक व्यवहार में ईश्वर का समकक्ष समझा गया, बुद्ध में विश्वास अटूट था और नाम जप से निर्वाण का आश्वासन था। महायान सहज मानवीय लोकगम्य और समन्वय मूलक था। उसकी ये विशेषताएं हिंदू धर्म को उसकी देन भी हो सकती हैं और हिंदू धर्म के साथ समन्वय के परिणाम स्वरूप बौद्ध श्रमण परंपरा में नया आगम भी। निश्चित बात यही है कि समन्वय हो रहा था। दूसरी तरफ संस्कृत साहित्य को देखें। साहित्य और चिंतन पर महायान का प्रभाव वैचारिक ही था। आलोच्य प्रदेश और काल में सामाजिक जीवन में आचार व्यवहार का मेरुदंड स्मार्थ विचार यानी स्मृति सम्मत धर्म ही बने रहे। कहने को संस्कृत सन ईस्वी के बाद भी संस्कृत चिंतन और सृजन का माध्यम तो बनी रही और 17वीं-18वीं शताब्दी तक उसमें लेखन भी चलता ही रहा, लेकिन अब लोक जीवन की भाषा वो नहीं थी और उसका साहित्य भी पंडितों के बीच का क्रियाकलाप बनकर रह गया था। संस्कृत की रचना परंपरा के मूल रामायण और महाभारत जैसे ग्रंथों में
लोक जीवन के साथ संपृक्ति का जो गहन भाव था वो जाता रहा था। आचार्य द्विवेदी के शब्दों में अब इस साहित्य में लोक जीवन से हटे हुए एक कल्पित जीवन और कल्पित संसार का आभास मिलता है। आलोच्य काल की उल्लेखनीय संस्कृत रचनाओं में 7वीं शताब्दी में हर्ष की रचना के रूप में प्रसिद्ध नाटक नागानंद लिखा गया, जिसके नांदी पाठ में बुद्ध की वंदना है। अवधूत गीता का वर्तमान रूप पंडितों के अनुसार 9वीं 10वीं सदी का है। 11वीं सदी के महत्वपूर्ण संस्कृत लेखन में जयदेव कृत गीत गोविंद, सोमदेव कृत कथा सरित सागर और क्षेमेंद्र कृत बृहत कथा मंजरी का नाम है, जो ईसवी पूर्व 5वीं सदी की पैशाची भाषा की बृहत कथा का संस्कृत में काव्यात्मक रूपांतरण है। श्रीहर्ष का महाकाव्य नैषध चरित 12वीं सदी की रचना है। संस्कृत में मौलिक रचना की बजाय टीका लेखन की प्रवृत्ति शुरू हुई। अपने ज्ञान को आर्ष ज्ञान अथवा परंपरा सिद्ध ज्ञान से घटकर मानने की प्रवृत्ति के कारण कई बार मौलिक चिंतन को भी टीका के माध्यम से ही प्रस्तुत किया गया। 10वीं शताब्दी के महान दार्शनिक और आचार्य अभिनव गुप्त ने अपना समस्त मौलिक चिंतन टीकाओं के माध्यम से ही प्रस्तुत किया है। उन्हें मौलिक ग्रंथ की तरह भी प्रस्तुत किया जा सकता था, लेकिन किसी प्राचीन ग्रंथ से जोड़कर अपनी बात रखने के पीछे ये मनोवृत्ति सक्रिय जान पड़ती है कि इस तरह अपनी बात को आर्ष और श्रुति सम्मत सिद्ध किया जा सके। इसी मनोवृत्ति के परिणाम स्वरूप प्रस्थानत्रयी अर्थात बादरायण का ब्रह्मसूत्र, उपनिषद और गीता का सहारा लेकर ही हर वैष्णव आचार्य ने अपनी बात कही कि इसके बिना उनका मतवाद न तो प्रामाणिक माना जाएगा न टिक ही सकेगा। 10वीं 11वीं शताब्दी तक पहुँचते पहुँचते प्रस्थानत्रयी के अलावा भी सभी आचार्यों के ग्रंथों को टीका का योग्य सुपात्र मान लिया गया। टीकाओं का जोर ऐसा हुआ कि मूल ग्रंथ की टीका हुई, फिर उस टीका की भी टीका हुई। टीका दर टीका की कड़ियाँ 6-6, 8-8 तक की गिनती तक चलती रहीं। इस तरह चिंतन में एक परतंत्रता और मौलिकता के अभाव का जन्म हुआ। 11वीं शताब्दी में संस्कृत साहित्य में एक और शुरुआत हुई। निबंध साहित्य रचा जाने लगा। आपटे के संस्कृत हिंदी शब्दकोश में निबंध का एक अर्थ संग्रह ग्रंथ है। यहाँ वही अभिप्रेत है। हिंदी साहित्य की भूमिका के अनुसार निबंध साहित्य में लोक जीवन से संबद्ध छोटी छोटी सैकड़ों बातों का विचार, विश्लेषण और व्यवस्थापन किया गया है। उसका संबंध तरह तरह के अनुष्ठानों तथा दैनिक जीवन में व्यवहार्य विधि विधानों के साथ है। आधुनिक युग के पाठक को जो बातें नितांत निरर्थक और निष्प्रयोजन जान पड़ती हैं, उसके लिए इन ग्रंथों के पन्ने रंगे गए हैं। इनका संस्कृत में लिखित होना भी शायद उनके परंपरा सम्मत, प्रामाणिक और शास्त्रोक्त समझे जाने को उद्दिष्ट और कारण रूप रहा होगा। अन्यथा संस्कृत इस दौरान रचना की माध्यम भाषा लगभग नहीं रह गई थी। इस प्रवृत्ति के मूल में भी शास्त्र का लोकोन्मुखी रुझान समझा जा सकता है, जिसे आचार्य द्विवेदी ने इस कालखंड की प्रवृत्ति की तरह रेखांकित किया है। स्मार्त धर्म की इस प्रवृत्ति का मूल कारण तत्कालीन सामाजिक परिस्थिति में मौजूद था। शक, आभीर, कुषाण आदि अनेकानेक सैकड़ों जन समुदाय पता नहीं कब कब भारतीय समाज का अंग बनते और वर्ण व्यवस्था में अपनी जगह पाकर ब्राह्मण धर्म के अंदर शामिल होते चले गए थे। वे अपने साथ तरह तरह के व्रत, पूजा, पार्वण आदि आदि विधान और अपने अपने आराध्य भी लाए थे, जिनकी प्राचीन ग्रंथों में कोई व्यवस्था नहीं थी। इन समुदायों और उनकी आचार परंपराओं को इस टीका साहित्य और ऋषियों के नाम पर लिखित नए नए स्मृति ग्रंथों और पुराण ग्रंथों में दर्ज किया गया। कुल मिलाकर यह इतना जटिल जंजाल बन पड़ा होगा कि इसको नियमित और व्यवस्थित किया जाना जरूरी था। निबंध ग्रंथ उसी का उपक्रम हैं। इनके द्वारा स्मार्त पंडित भी बौद्ध पंडितों के समान लोक धर्म की ओर झुकते हुए दिखाई देते हैं। प्रकारांतर से इन ग्रंथों को लोक धर्म का शास्त्र कहा जा सकता है। यही वो समय है जिसमें हमें मध्य देश की भाषा में भी विकास और रूपांतर दिखाई देता है।
तो आज की स्वीकृत स्थापित साहित्यिक हिंदी का दर्जा खड़ी बोली के परिनिष्ठित रूप को मिला हुआ है, लेकिन अतीत में अलग अलग समय पर अलग अलग बोली के पास केंद्रीय भाषा की जगह रही है। वस्तुतः केंद्रीय भाषा के अलावा भी इस प्रदेश में अनेक स्थानीय बोलियां प्रचलित रहती आई हैं। उनमें से अनेक ब्रज और अवधि विशेषतः, और अगर साहित्य की वाचिक परंपरा को भी जोड़ लिया जाए तो कौरवी, बुंदेली, बघेली, भोजपुरी, राजस्थानी आदि सभी के पास समृद्ध साहित्यिक भाषा की अपनी अपनी हैसियत मौजूद रही है। इस प्रदेश में बोली जाने वाली सभी बोलियों का सम्मिलित सामूहिक नाम हिंदी है, लेकिन साहित्यिक व्यवहार के लिए कोई एक भाषा केंद्रीय स्थान पा लेती रही है। इसका अर्थ ये नहीं है कि अन्य बोलियों में क्षमता की दृष्टि से कोई कमी है। केंद्रीय साहित्यिक भाषा के रूप में किसी बोली का स्वीकृत होना राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक, सांस्कृतिक आदि आदि अनेक कारणों से घटित होता है। इससे अनेकता और विविधता के बीच एक सूत्रता और संप्रेषणीयता संभव होती है। हिंदी साहित्य के इतिहास में खड़ी बोली के अलावा ब्रज, अवधि और अन्य बोलियों का साहित्य भी यथोचित रूप से सम्मिलित है। हिंदी शब्द का प्रयोग बहुत व्यापक अर्थ में होता आया है। भाषा के नाम के अलावा जाति, प्रदेश और संस्कृति के विशेषण की तरह भी इसका प्रयोग होता है। तो इस समय में ये जो भाषा है अपभ्रंश, इसे पुरानी हिंदी की तरह आज हम पहचानते हैं। कुछ मतभेदों के सिवाय सन ईस्वी 1050 कमोबेश सर्वमान्य रूप से हिंदी साहित्य के आरंभ की तरह स्वीकृत है। देश के इतिहास में 7वीं शताब्दी मध्यकाल का आरंभ है, लेकिन हिंदी साहित्य के इतिहास पे इसे पृष्ठभूमि का दर्जा ही दिया जा सकता है। हिंदी साहित्य की पृष्ठभूमि के अध्ययन के लिए सन ईस्वी 700 से 1000 तक का कालखंड विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि इन तकरीबन 300 वर्षों में पुरानी हिंदी अथवा अपभ्रंश ने विविध साहित्य रूपों और पद्धतियों में विकसित और परिनिष्ठित होकर साहित्य भाषा का स्थान पाया और आधुनिक आर्य भाषाओं में प्राकृतों के रूपांतर की कड़ी बनी। अपभ्रंश के संबंध में प्राचीन अलंकार ग्रंथों में 2 प्रकार के विरोधी मत मिलते हैं। एक ओर रुद्रट के काव्यालंकार के टीकाकार नमि साधु अपभ्रंश को प्राकृत कहते हैं, उनका समय 1069। तो दूसरी ओर भामह 6ठी शती के, दंडी 7वीं शती के आदि आचार्य अपभ्रंश का उल्लेख प्राकृत से भिन्न स्वतंत्र काव्य भाषा के रूप में करते हैं। अपभ्रंश के शब्दकोश का अधिकांश, यहाँ तक कि 90% प्राकृत से ही ग्रहित है और व्याकरणिक गठन प्राकृत के रूपों से अधिक विकसित तथा आधुनिक भाषाओं के निकट है। अपभ्रंश का प्रमुख व्यावर्तक लक्षण संस्कृत और प्राकृत के संज्ञा रूपों से विभक्ति प्रत्यय का अलग हो जाना है। पाली, प्राकृत और अपभ्रंश ये मध्यकालीन आर्य भाषाएं थीं। विशुद्ध भाषा शास्त्रीय दृष्टि से अपभ्रंश को इनमें से अंतिम माना गया है। इसी अपभ्रंश से आधुनिक आर्य भाषाओं का विकास हुआ। पाली के नामकरण की व्युत्पत्ति पल्ली से हुई, जिसका अर्थ है ग्राम। उसे शिष्ट और नागर भाषा के विलोम भार पर ग्राम्य जनसमाज की भाषा समझा जा सकता है। प्राकृत की व्युत्पत्ति प्रकृति में निहित है, जिसे संस्कृत के विलोम भार पर पुनः जनसामान्य की सहज प्राकृतिक भाषा माना जा सकता है। प्राकृतों की संख्या अनेक है। अपभ्रंश का आगमन उसके बाद होता है, लेकिन पल्ली और प्राकृत के विपरीत अपभ्रंश एक ऐसा नामकरण है जिसमें स्वयं उसके अपने नाम की कम तथा किसी अन्य का भ्रष्ट या विकृत स्वरूप होने की ध्वनि या अनुगूंज अधिक सुनाई पड़ती है। अपभ्रंश के कवियों ने अपनी भाषा को केवल भाषा, देसी भाषा अथवा गाम्येल्य भाषा कहा है, परंतु संस्कृत के व्याकरणों तथा अलंकार ग्रंथों में उस भाषा के लिए प्रायः अपभ्रंश और कहीं कहीं अपभ्रष्ट संज्ञा का प्रयोग किया गया है।
इस प्रकार अपभ्रंश नाम संस्कृत के आचार्यों का दिया हुआ है, जो आपाततः तिरस्कार सूचक प्रतीत होता है, लेकिन अंततः संज्ञा में बदलकर वो केवल नामवाची रह गया और अनेक कवियों ने स्वयं भी अपनी भाषा को अवहत या अवहट कहा। लेकिन यह मानना सही नहीं होगा कि अपभ्रंश का जन्म भी इन्हीं 300 वर्षों में हुआ था। उत्तरकालीन होने के बावजूद अपभ्रंश में ऐसे अनेक प्रयोग पाए जाते हैं जो वररुचि ईस्वी पूर्व 300 द्वारा प्राकृत प्रकाश में वर्णित साहित्यिक प्राकृत की अपेक्षा अधिक प्राचीनतर हैं। अपभ्रंश के रूप और प्रयोग बहुत पहले से सन ईस्वी के प्रथम शतक से निश्चित नियमित प्रचलन में आ चुके थे। एक प्रतिष्ठित परिनिष्ठित साहित्यिक भाषा के साथ साथ लोक भाषा और लोक साहित्य के सह अस्तित्व की बात जानी पहचानी है। संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश भाषाओं में भी लंबे समय तक ऐसा सह अस्तित्व बना रहा। भाषा के विकास क्रम में ऐसा होता रहता है कि कालांतर में केंद्रीय और मानक भाषा बनने वाली परिनिष्ठित साहित्यिक भाषा स्थिर और मानक रूप धारण करके लोक सामान्य की समझ, पकड़ और पहुंच से बाहर जाती रहती है। जीवंत लोक भाषा का स्वरूप निरंतर गतिशील और वर्धमान रहता है। केंद्रीय साहित्यिक भाषा बार बार अपनी लोक भाषा की जड़ों तक लौटकर खुद को वर्धनशील और गतिमान बनाए रखती है। ऐसा भी होता है कि राजनीतिक, आर्थिक आदि किन्हीं कारणों से केंद्रीय भाषा के आसन पर कोई और बोली पदासीन हो जाती है। ऐसा भी हो सकता है कि हिंदी प्रदेश जैसे विशाल भूभागों में अलग अलग इलाकों में अलग अलग बोलियों को केंद्रीय साहित्यिक भाषा का दर्जा प्राप्त हो। प्राकृतों की संख्या 4 बताई गई है: महाराष्ट्री, शौरसेनी, पैशाची और मागधी। प्राकृत के प्राचीनतम वैयाकरण वररुचि ने इन्हीं 4 प्राकृतों के नाम गिनाए हैं। अपने प्राकृत प्रकाश के 12 अध्यायों में से 9 अध्याय तथा कुल 424 सूत्र महाराष्ट्री को अर्पित किए हैं। शेष प्रत्येक भाषा के लिए 1 के हिसाब से 3 अध्याय और 3 भाषाएं। पैशाची के लिए 14 सूत्र, मागधी के लिए 17 सूत्र, शौरसेनी के लिए 32 सूत्र दिए गए हैं। प्रकट है कि मूल प्राकृत महाराष्ट्री को मानते हुए विवेचन किया गया है और शेष तीनों के विशिष्ट व्यावर्तक लक्षण ही गिनाए गए हैं। महाराष्ट्री एक तरह से लोक सामान्य मानक साहित्यिक भाषा रही प्रतीत होती है। महाराष्ट्री और शौरसेनी प्राकृतों को हिंदी प्रदेश की भाषाओं का पूर्ववर्ती रूप कहा जा सकता है। वो शायद एक ही भाषा की 2 शैलियों के नाम हैं, क्योंकि संस्कृत के नाटकों में स्त्रियों को प्राकृत बोलते हुए दिखाया गया है और वे शौरसेनी में गद्य बोलती हैं और महाराष्ट्री में पद्य बोलती हैं। शौरसेनी निश्चित रूप से पश्चिमी हिंदी है और मागधी मगध यानी बिहार और बंगाल की भाषाओं का पूर्व रूप है। बिहार की अनेक भाषाएं हिंदी के बोली परिवार से ही संबद्ध हैं। पैशाची के बारे में अधिकतर अटकलें ही प्राप्त हैं। अनुमान नहीं किया जा सका है कि वो वस्तुतः किस प्रदेश की भाषा थी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का अनुमान है कि वो संभवतः आर्येतर जातियों द्वारा बोली जाने वाली आर्य भाषा रही होगी, जो उच्चारण में उनके नाद अभ्यास के अनुकूल विकृत हो गई होगी। महाराष्ट्री, शौरसेनी और मागधी हिंदी प्रदेश की भाषाओं की पूर्ववर्ती प्राकृतों का नाम था और वे अपभ्रंश के रास्ते हिंदी में अपने रूपांतर तक आई होंगी। अनेक विद्वान महाराष्ट्री को आधुनिक मराठी का पूर्व रूप मानते हैं, लेकिन आचार्य द्विवेदी के अनुसार दोनों में नाम साम्य के अतिरिक्त विशेष कुछ भी समान नहीं है। अपभ्रंश को आरंभ से ही आभीर जन की भाषा की तरह उल्लिखित किया गया था। पश्चिम तथा पश्चिमोत्तर प्रदेश में आभीर जन का आविर्भाव हुआ था, जो बाहर से आए हुए लोग थे। उनके संपर्क से भाषा के सामान्यतः प्रचलित प्राकृत रूपों में स्वर वैचित्र्य और उच्चारण भेद और व्याकरण वैविध्य उत्पन्न हुए होंगे, जिनके कारण प्राकृतों के इन नए रूपों को अपभ्रंश कहा गया होगा। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इस संदर्भ में भरत के नाट्य शास्त्र, जो कि ईस्वी पूर्व सन 200 में अनुवादित किया गया है,
उसके बीच कभी रचित होने का उल्लेख किया है। आचार्य भरत ने सिंधु, सौवीर तथा हिमालय के कुछ प्रदेशों में भी प्रचलित उकार बहुल आभीरी भाषा का जिक्र किया है, यद्यपि उन्होंने अपभ्रंश का नाम नहीं लिया है। संस्कृत शब्द आभीर का प्राकृत भाषा में बदलकर अहीर हो जाता है। वे यदुवंशी, नंदवंशी, ग्वालवंशी या गोपालों के साथ अभिन्न माने गए हैं। उनका उद्गम रहस्य में लिपटा और विवाद में डूबा हुआ है। उनका व्यवसाय पशुपालन और दस्यु वृत्ति बताया गया है। कुछ लोग उन्हें एक आद्य द्राविड़ी कबीले से जोड़ते हैं जिसने दक्षिण से उत्तर को प्रवास किया और अपने देवता और पूजा उपासना की विधियां अपने साथ लेकर आए। इस विषय में पुराणों का साक्ष्य दिया जाता है। कुछ उनको एक आक्रामक विजेता लहर का अंग मानते हैं, शायद शक, जिसका मूल उद्गम सिंथिया अथवा मध्य एशिया में था। कुछ विद्वानों ने प्राचीन आभीरों को एक कबीला, कुछ अन्यों ने एक नस्ल माना है। पाणिनि, चाणक्य और पतंजलि जैसे प्रसिद्ध प्राचीन संस्कृत विद्वानों ने उनको हिंदू धर्म के भागवत संप्रदाय का अनुयायी बताया है। वे एक नस्ल रहे हों या एक कबीला, स्वभाव से वे खाना बदोश रहे हों या विस्थापित या आक्रांता, लेकिन वे अंततः स्थायी रूप से यहीं बस गए और भारत भर में फैल गए। उनका महत्वपूर्ण उल्लेख महाभारत में है और यदुवंशी कृष्ण उनके महानायक हैं। ग्रीक इतिहासकार टॉलेमी ने सन ईस्वी 100 के अपने ग्रंथ द पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी में भारत में आभीरों की उपस्थिति दर्ज की है। उनके काल और स्थान के बारे में निर्णायक रूप से प्राप्त ऐतिहासिक तथ्य वही है। आभीरों के हाथ में राज सत्ता आई तो उनकी भाषा अपभ्रंश को भी केंद्रीय भाषा की सत्ता और साहित्यिक भाषा का समादर प्राप्त हुआ होगा। सन ईस्वी 600 में भामह और दंडी के सिद्धांत ग्रंथों में अपभ्रंश की अनेक रचनाओं की पंक्तियां और छंद उदाहरण के रूप में उद्धृत किए गए हैं। अर्थात 6ठी शताब्दी में अपभ्रंश में ऐसा रचना संचय हो चुका था जिसे भामह, दंडी जैसे आलंकारिकों ने अपने सिद्धांत ग्रंथों में उल्लेख के योग्य समझा था। 9वीं शताब्दी में राजशेखर ने अपने काव्य मीमांसा नामक विशाल विश्वकोश में राज दरबार में अपभ्रंश कवि के स्थान की चर्चा की है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार 9वीं शताब्दी में वो सौराष्ट्र से मगध तक फैल चुकी थी और आभीर मूल से मुक्त होकर लोक भाषा का पद ग्रहण कर चुकी थी, लेकिन सामान्य लोक भाषा का स्थान आभीरों द्वारा प्रोत्साहित काव्य भाषा के पास ही था। बहुत संभव है कि साहित्य की लोकोन्मुखता लोक भाषा को राज्याश्रय मिलने का ही परिणाम हो। इस प्रकार जो भाषा सन ईस्वी की आरंभिक सदियों में आभीर आदि जातियों की लोक बोली थी, वो 6ठी शती से साहित्यिक भाषा बन गई और 11वीं शती तक आते आते शिष्ट वर्ग की भाषा तथा राजभाषा हो गई। इस विस्तृत प्रचलन और समादर के बावजूद अपभ्रंश का साहित्य पर्याप्त प्रचुर मात्रा में संरक्षित नहीं मिला। इसका कारण भी शायद लोक भाषा और वाचिक परंपरा का परिवर्तनशील प्रवाह रहा हो। जानी पहचानी बात है कि मध्यकाल तक लिखित रूप से सुरक्षित साहित्य वही रहा था जिसे या तो राज्य का आश्रय मिला था या फिर किसी धार्मिक संप्रदाय का। जैन गुरु हेमचंद्राचार्य ने अपने सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन नामक व्याकरण ग्रंथ में संस्कृत और प्राकृतों के अलावा अपभ्रंश का व्याकरण भी सम्मिलित किया। भामह, दंडी द्वारा उद्धृत होकर जो काव्यात्मक स्वीकृति और प्रतिष्ठा अपभ्रंश को मिली होगी वो व्याकरण की रचना द्वारा सैद्धांतिक और शास्त्रीय रूप से भी पुष्ट हुई होगी। 11वीं शताब्दी में आलंकारिक और वैयाकरण लक्ष्य कर चुके थे कि अपभ्रंश के रूपों में प्रयोग वैविध्य और प्रकार वैविध्य है। कोई एक निश्चित व्याकरण और एक रूपता नहीं है। स्थान भेद से वैविध्य की व्याख्या की जा सकती है, लेकिन हेमचंद्राचार्य का व्याकरण एक ही अपभ्रंश की चर्चा करता है। इसका कारण शायद ये रहा होगा कि व्याकरण में बंधने लायक भाषा एक सुस्थिर मानक रूप ले चुकी होती है। यह वैविध्य इस बात के लिए अनुमान प्रमाण का आधार देता है कि अनेक प्राकृत भाषाएं इन रूपांतरों से
गुजरी रही होंगी और अनेक अपभ्रंशों का अस्तित्व रहा होगा। वे आधुनिक भारतीय भाषाओं का पूर्व रूप कही जा सकती हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ग्रियर्सन की इस कल्पना का हवाला दिया है कि प्रत्येक आधुनिक आर्य भाषा की अपनी एक अपभ्रंश भाषा भी रही होगी। यह केवल अनुमान प्रमाण से कही गई बात है, किंतु तर्कसंगत एवं संभाव्य है, क्योंकि ये बात कुछ भरोसे लायक नहीं लगती कि अनेक प्राकृतों की केवल एक ही प्राकृतोत्तर अपभ्रंश रही होगी और उस एक अपभ्रंश से ही पुनः अनेक आधुनिक आर्य भाषाएं विकसित हो गई होंगी। हेमचंद्र के काव्योदाहरणों की भाषा में अनेक बोलियों का मिश्रण है। वो किसी एक देश या काल की भाषा नहीं है, वो एक केंद्रीय साहित्यिक भाषा सी प्रतीत होती है, लेकिन अपनी अपनी जगहों की अपभ्रंशों में अपनी अपनी स्थानीय विशेषताएं रही होंगी। इन्हीं अपभ्रंश बोलियों से साहित्यिक अपभ्रंश का रूप निश्चित हुआ होगा। अपभ्रंश के साहित्य को भाषा काव्य कहने का चलन था। उसके विशाल लोक विस्तार को देखते हुए ये शायद उचित भी हो, लेकिन बहुत समय तक ये विस्तार अधिकांशतः उल्लेखों व अनुमान प्रमाणों से ही सिद्ध होता रहा। उसका वस्तुतः प्राप्त साहित्य बहुत अधिक नहीं रहा और बहुत समय तक तो कालिदास की विक्रमोर्वशीय के कुछ प्रयोगों, अलंकार शास्त्र और व्याकरण ग्रंथों में प्राप्त कुछ उल्लेखों और उदाहरणों, वैताल पंचविंशति तथा सिंहासन द्वात्रिंशतिका के अलावा उसे लुप्त ही समझा जाता रहा था। बाद में स्थिति बदली और पता चला कि जिन बहुत सी पुस्तकों को प्राकृत की रचना समझा जाता रहा था, वे अपभ्रंश की थी। जैन भंडारों से ऐसी अनेक किताबें मिली जो अपभ्रंश की थीं और जैन धर्मावलंबियों द्वारा जैन धर्मी सिद्धांतों के विषय में लिखित थी। स्पष्टतः उसमें सिद्धांत विवेचन अधिक है और साहित्यिक सौंदर्य नगण्य है। यहाँ विवेच्य हिंदी भाषी भूभाग और भाषा साहित्य से जैन धर्म का ज्यादा गहरा संबंध नहीं रहा था, लेकिन जैन धर्म के प्रश्रय से संरक्षित रचनाओं में अपभ्रंश की संरचना और उसके काव्य रूपों के विषय में विस्तृत और व्यवस्थित जानकारी संचित और सुरक्षित है, जिससे भाषा और साहित्य के विकास के एक पूरे अध्याय का ज्ञान मिलता है। इसलिए इन रचनाओं का महत्व असंदिग्ध है। इन कवियों में स्वयंभू, पुष्पदंत, धनपाल, जोइंदु, मुनिराम सिंह के नाम प्रमुख हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी साहित्य की भूमिका में पुष्पयंत अर्थात पुष्पदंत कृत 63 लक्षण महापुराण, स्वयंभू कृत पौम चरिव, हरिवंश पुराण, जसहर चरिव, राय कुमार चरिव के अलावा भविष्यत कहा, सड़म कुमार चरिव, संदेश रासक, मयण रेखा संधि, पौम श्री चरिव, वज्र स्वामी चरित्र, अंतरंग संधि, चौरंग संधि, सुलसाख्यान, चच्चरी, भावना सार, परमात्म प्रकाश, आराधना, नमया सुंदरी संधि आदि अनेक जैन रचनाओं के नाम गिनाए हैं। अपभ्रंश के व्याकरण हेमचंद्र भी जैन आचार्य थे। इनके अलावा इतर स्रोतों से भी अपभ्रंश रचनाएं मिली हैं। छंद विधान के विषय में लिखित पुस्तक है प्राकृत पैंगलम, जिसमें बहुत सी अपभ्रंश कविताएं उदाहरण की तरह संकलित हैं। अब्दुल रहमान का संदेश रासक विरह काव्य है। पंडित हरप्रसाद शास्त्री के संपादन में प्रकाशित बौद्ध गानो दोहा कोश को बांग्ला लिपि के कारण अपभ्रंश की तरह पहचानने में विलंब हुआ। इसमें संकलित दोहों की भाषा में अपभ्रंश का परिनिष्ठित रूप मिलता है, लेकिन पदों की भाषा में पूर्वी भाषा के चिन्हों के कारण उसे बांग्ला, मैथिली, मगही, भोजपुरी, उड़िया का भी पूर्व रूप माना गया। भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से अध्ययन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जा सकती है। बौद्ध धर्म के सहजयान और वज्रयान संप्रदाय में तंत्र मंत्र का बोलबाला हो गया था। उनके अनुयायी सिद्ध कहे जाते थे। सिद्धों की संख्या 84 मानी गई है। विषय वस्तु के रूप में काया योग, सहज शून्य की साधना और समाधि की तन्मयता को लिया गया है। सरहपा, शबरपा, भूसुकपा, लुईपा इत्यादि इनमें से कुछ अधिक प्रसिद्ध नाम हैं।
अपभ्रंश काव्य के रूप बंधों की बात करें तो असल में वे हिंदी साहित्य में विरासत की तरह अनेक रूपांतरों में प्राप्त हुए और परंपरा का विस्तार बने। इनमें चरित काव्य है, पद्धरिया 16 मात्रा का छंद है जिसकी 8 पंक्तियों के साथ दूहा का धत्ता यानी विराम दे करके पंक्ति गुच्छ की रचना होती है, उसे कड़बड़ कहते हैं। दूहा पद्धरिया बंध में कथा काव्यों की रचना की गई। जैन परंपरा में ये चरित काव्य कहलाए। स्वयंभू का पौम चरिव, धनपाल का भवसियत कहा, पुष्पदंत का जसहर चरिव आदि तथा पूर्वोल्लिखित सूची में अन्य अनेक चरित काव्यों के उदाहरण हैं। चरित काव्यों में परवर्ती हिंदी कथा काव्यों के कथानकों, कथानक रूढ़ियों, कवि प्रसिद्धियों, छंद योजना वगैरह का पूर्व रूप दिखाई पड़ता है। पश्चिमी हिंदी में दूहा पद्धरिया के समकक्ष पूर्वी हिंदी में दोहा चौपाई बंध का प्रयोग किया जाता था। दोहा चौपाई बंध के प्रथम प्रयोक्ता सिद्ध संप्रदाय के बौद्ध कवि सरहपा थे। प्रमुक्तक काव्य भी है। दोहा या दूहा छंद का प्रचुर ऐश्वर्य अपभ्रंश में प्रकट हुआ। निर्गुण की महिमा और धार्मिक उपदेश, नीति की शिक्षा, वीर और श्रृंगार सामान्यतः दूहा की रचना के विषय बने। गेय पदों का विपुल साहित्य भी अपभ्रंश में रहा होगा। हेमचंद्र ने अपने व्याकरण में साहित्यिक अपभ्रंश का विवेचन किया है, किंतु ग्राम्य अपभ्रंश की भी चर्चा की है, जिसमें रासक, डोम्बिका आदि प्रकार की गेय कृतियां रची जाती थी। आचार्य द्विवेदी का अनुमान है कि संभवतः रासक छंद में रचित होने के कारण इनका ये नाम पड़ा होगा, किंतु बाद के हिंदी साहित्य में रासक या रासों के नाम से कथा काव्य ही शेष रहे। अपभ्रंश के गेय पद भी मात्रा में बहुत ही कम मिले, लेकिन गेय पदों की परंपरा हिंदी साहित्य में जीवित बनी रही। बौद्ध गान और दोहा कोश में सिद्ध साहित्य की ऐसी भी बहुत सी रचनाएं संकलित हैं जिनमें प्रकट रूप से ऐसा अर्थ सुनाई देता है जो लोक विरुद्ध और कुत्सित है, क्योंकि उसमें साधना की रहस्यात्मक शब्दावली का प्रयोग किया गया है और परिचित शब्दों का एक गुह्य अभिप्रेत अर्थ अभिप्राय को बदल देता है। रहस्यात्मक शब्दों के अर्थ की जानकारी साधनात्मक अर्थ को स्पष्ट कर देती है। इन वज्रयानी सिद्धों की ये उलटवां शैली शैवनाथ पंथियों की ऐसी ही शैली के बहुत कुछ समान है। दोनों प्रकार के साधना मार्गियों में घनिष्ठ संबंध रह चुका था। नाथों की पूर्वज परंपरा में भी 84 सिद्ध हैं और दोनों सूचियों में बहुत सारे नाम समान हैं। उलटवासी की ये परंपरा हिंदी की निर्गुण संतों तक चलती रही। उपसंहार की तरह समेटते हुए देखा जा सकता है कि पश्चिमी सिरे पर शौरसेनी और पूर्वी सिरे पर मागधी का जिक्र हिंदी की पूर्ववर्ती प्राकृतों के रूप में किया जा चुका है। ये दोनों हिंदी साहित्य के केवल 2 भिन्न भाषिक मूल नहीं, बल्कि 2 भिन्न संस्कार और आचार विचार को अभिव्यक्त करने वाले साहित्य हैं। दोनों प्रकार के साहित्य 2 भिन्न आर्य जातियों के रचे हुए साहित्य हैं। पश्चिमी अपभ्रंश से चारण काव्य की राजस्तुति, ऐतिहासिक श्रृंगारी काव्य, लोक प्रचलित कथानक तथा नीति की फुटकल रचनाएं आईं। पूर्वी अपभ्रंश से निर्गुणिया संतों की शास्त्र निरपेक्ष उग्र विचारधारा, पाखंड विरोध में झाड़ फटकार, अक्खड़पना, सहज शून्य की साधना, योग पद्धति और भक्ति मूलक रचनाएं उत्पन्न हुई। हिंदी में पश्चिमी आर्यों की रूढ़ प्रियता, कर्मनिष्ठा के साथ पूर्वी आर्यों की भाव प्रवणता, विद्रोही वृत्ति, प्रेम निष्ठा को भी अभिव्यक्ति मिली। आधुनिक भाषाओं का विकास अपभ्रंश से हुआ, किंतु विशेष बात ये हुई कि आधुनिक आर्य भाषाओं में संस्कृत शब्दों का पुनरागमन हुआ, जबकि अपभ्रंश में से वे लगभग अनुपस्थित हो चुके थे या तद्भव बन चुके थे। लेकिन हिंदी, मराठी, बंगला, गुजराती आदि संस्कृत प्रचुर भाषाएं बनी। हिंदी साहित्य के आदिकाल ने अपनी पृष्ठभूमि से इस विषय वस्तु और संवेदना की विरासत के साथ अपभ्रंश का भाषागत उत्तराधिकार भी पाया, जो आगे चलकर हिंदी भाषी प्रदेश की अनेक बोलियों में विकसित हुआ। आदिकाल के
मूर्धन्य कवि चंद्रबरदाई हिंदी के आदि कवि भी हैं और अपभ्रंश के अंतिम कवि भी। हालांकि अपभ्रंश की रचनाएं 15वीं और 16वीं सदी तक चलती रहीं।